हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम 13 जनवरी 2026 की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। यहाँ पर हम यूपीएससी पीसीएस से रिलेटेड जितने भी और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल लेवल के, जिसमें एसएससी आ जाता है, डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सभी को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ होती है, यानी कि जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करते हैं। इसमें हमारे पॉलिटी आई, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, which ISRO mission has provided new insights into how powerful solar storms can impact Earth magnetic shield को, मतलब कि इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए कौन सा मिशन जो है, ऐसी मिशन में कौन सा ऐसा मिशन था जिसमें ये सभी प्रोग्राम जो है भरे गए थे, मतलब उसमें फिल किए गए थे। तो इसमें था हमारा डी ऑप्शन, आदित्य L1। चलिए पढ़ते हमारी आज की फर्स्ट न्यूज। पहली न्यूज क्या है? PSLV C62 स्ट्रेज फ्रॉम फ्लाइट पाथ, फेल्स टू लॉन्च सैटेलाइट। यानी कि जो PSLV C62 जो है, यानी कि अभी जो कल हाल ही में सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है, वो अपने रास्ते से जो है वो भटक चुका है। और जो है एक तरह से हम इसका फेलियर मान सकते हैं, इसरो का एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। तो 12 जनवरी को बेसिकली ये लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा के जो सतीश धवन, जो हमारा अंतरिक्ष सेंटर है, यानी कि स्पेस सेंटर, उससे लॉन्च हुआ था। और इसके अलावा इसमें जो रॉकेट था, ये मेन रॉकेट यही था, PSLV C62 लॉन्च व्हीकल था। इसके अलावा ये 64th इसकी उड़ान होने वाली थी, जो कि अभी फेल हो चुकी है। इसके अलावा इसमें जो है बहुत सारे 16 करीब जो इसमें सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, यानी कि सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि और जितने भी इनिशिएटिव, कोई और जितने भी स्पेस एजेंसी थी, उनके द्वारा जो मतलब कि तैयार किए गए थे ये सैटेलाइट, वो इनके द्वारा भेजे जाने थे। तो पेलोड में टोटल कुल हम इसको कह सकते हैं टोटल 16 जो सैटेलाइट थे, ठीक है। DRDO के द्वारा एक जो इनका मेन हमारा जो इसमें पेलोड भेजा गया था, मेन क्या था, EOS-N1, यानी कि उसका जो हमने कल शॉर्ट फॉर्म देखा था, अन्वेषा। तो ये जो है ये भी भेजा गया था। तो ये DRDO के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके द्वारा यानी कि जो अर्थ है उसकी एडवांस ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये तैयार हुए थे सैटेलाइट। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी विफलता का कारण क्या रहा है, तो सबसे पहला कारण उन्होंने कहा कि लगभग 8 से 10 मिनट जो है रॉकेट में डिस्टरबेंस देखा गया था, यानी कि रोल रेट ज्यादा, इसका एक तरह से अगर हम घुमाव की बात करें या फिर कंपन, हम इसके थोड़ी सी अगर हम इसकी बात करें कंपन की, तो वो थोड़ा ज्यादा देखा गया था इसमें। इसके अलावा इसरो के चेयरमैन का इस पर क्या बयान आया है इस फेलियर को लेकर, उन्होंने कहा कि थर्ड स्टेज जब चल रही थी उसके लास्ट में व्हीकल में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस देखी गई, रोल रेट्स में समस्या आती गई, और उसके बाद जो फ्लाइट पाथ था उसमें भटकाव देखा गया, यानी कि जिस रास्ते पर उसको जाना था, मान लीजिए रॉकेट ने इस रास्ते पर जाना था, वो भटक कर इधर हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि उसने अपना रास्ता ही खो दिया था, इसी वजह से ये फेल हो चुका है। इससे रॉकेट की जो एल्टीट्यूड और वेलोसिटी नॉमिनल से काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। अगर किसी रॉकेट का एल्टीट्यूड कम होगा, इट मीन्स कि अब उसमें जो है परेशानियां, गड़बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, और अब उसको जिस रास्ते पर भेजा गया वो रास्ता छोड़कर कहीं और उसने अपना रास्ता चुन लिया था। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि ये करीब मतलब लगभग 505 किलोमीटर तक नहीं पहुंच सका था जहां पर उन्होंने भेजना था। तो इसके अलावा अभी इसका जो है पूरा एक तरह से एनालाइज किया जा रहा है। कुछ लोग क्या कहते हैं, इसमें एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि ये फाइनेंशियली फॉल आउट था, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो फाइनेंशियली काफी एक तरह से इसकी बात करें तो इसको इतनी ज्यादा आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। तो इसी वजह से मतलब कुछ ये बयान आ रहे हैं कि एक तरह से कुछ ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो फाइनेंस की कमी थी, यानी कि हम अगर पैसे की बात करें या फिर अगर हम इसमें इन्वेस्ट की बात करें, तो वो बहुत कम किया गया था, जिसकी वजह से जो है इसकी अच्छी से इसको तैयार नहीं किया, इसको टेक्निकली रूप से अच्छे से बनाया नहीं गया था, जिसके कारण ऐसे फॉल आउट जो है देखने को मिले थे, यानी कि फेलियर देखने को मिल चुके हैं। इसके अलावा
ये दूसरा हमारे लिए फेलियर है। ये PSLV के C61 जो एक तरह से एक इसका जो लॉन्च व्हीकल है उसके लिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें ये मतलब कि थर्ड स्टेज में, फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो अच्छे से हो चुका, हालांकि बेसिकली इसकी 4 स्टेजेस थी, तो ये थर्ड स्टेज में ही मतलब पास नहीं हो पाया। इसके अलावा PSLV को इसरो का क्या है, वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा ऐसा ये रिकॉर्ड देखा गया कि 30 से ज्यादा साल में ये 64 फ्लाइट्स में जो है सिर्फ 4 फेलियर इसमें देखे जा चुके हैं, यानी कि हाल ही का इसमें अगर हम ऐड करें तो इसमें 4 फेलियर रहे हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी यहाँ पर, यानी कि जितने भी इसके जो एक तरह से फ्लाइट्स थी वो बहुत ही स्मूथली अच्छी तरह से गई थी। इसके अलावा इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला, तो सबसे पहले तो DRDO का महत्वपूर्ण जो अन्वेषा सैटेलाइट मतलब कि जो तैयार किया गया था और स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी डेमो जैसे बनाए गए थे, जैसे कि सैटेलाइट रिफ्यूलिंग, इसके अलावा री एंट्री कैप्सूल, किड कैप्सूल भी देखा गया था जिसको री एंटर किया गया था। तो इन सभी को एक तरह से हमने गंवा दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक तरह से यहाँ पर बहुत ही टिपिकल मूवमेंट है। एक तरह से देखा जाए बहुत ही बुरा फील हो सकता है, यानी कि हमारे यहाँ पर भारत के लिए ये गर्व का क्षण बन सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा 2026 में इसरो के जो बड़े प्लान्स हैं, जिसमें क्या है, हमारा एक गगनयान मिशन पर काम चल रहा है, मोस्टली जो है वो एक तरह से प्रिपेयर हो चुका है, ज्यादा लॉन्च करने थे। इसके अलावा नेविक का विस्तार, इन सभी पर भी असर पड़ सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री के ऐसे किसी लॉन्च व्हीकल के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो दूसरी कंट्रीज के लिए उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब जो है एक तरह से भारत जो अपनी स्थिति बनाना चाहता था पूरे विश्व में, वो हाल ही में तो नहीं बन पाई फेलियर होने की वजह से, लेकिन अब देखेंगे इसका और क्या मतलब कि रिजल्ट निकलता है। इसके अलावा इसरो जल्दी ही इस फेलियर को पूरी तरह से एनालाइज करेगा और देखेगा कि इसकी पूरी कमी कहां पर पाई गई है, क्योंकि PSLV जो है वो एक तरह से मॉड्यूलर है और पहले भी ऐसे जो इश्यूज वो फिक्स किए जा चुके हैं। इट मीन्स ऐसा कहा जा रहा है इसरो के द्वारा कि इन जितने भी इश्यूज आ रहे हैं PSLV लॉन्च व्हीकल में उनको जल्दी ही फिक्स किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। रिटेल इन्फ्लेशन एट 3 मंथ हाई ऑफ 1.33% इन दिसंबर। यानी कि यहां पर बात की कि दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है दिसंबर में। ठीक है, खुदरा जो मुद्रास्फीति है, रिटेल इन्फ्लेशन, वो है सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले देखिए खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। तो अब देखिए बेसिकली क्या होता है, जब दुकान, बाजार या फिर किसी भी सुपरमार्केट में जो सामान होते हैं जिसमें दाल, सब्जी, चावल, दूध, कपड़े, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जब वो बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो हाई देखा गया है 3 मंथ में। इसके अलावा ये हमारी इसका असर डायरेक्ट हमारी पॉकेट पर पड़ता है, हमारे जो खर्च उस पर पड़ता है, क्योंकि इससे पैसे की जो क्रय शक्ति, एक तरह से खरीदने की ताकत कम हो जाती है। यानी कि पहले मान लीजिए 100 रुपए में जितना सामान मिलता था, अब जो है उसमें कम सामान मिलता है 100 रुपीज में। तो ये लगातार जो है महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारत में इसको मापते कैसे हैं, इसको एक तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के अकॉर्डिंग इसको जो है यहाँ पर जो है CPI के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाता है। और CPI क्या, एक तरह का शॉपिंग बास्केट है, जिससे क्या देखा जाता है कि जो आम परिवार होते हैं उनकी रोजमर्रा की जो खरीदारी, जो भी चीजें होती हैं, उनकी एक लिस्ट होती है जिसमें ये देखा जाता है कि वो लोग एक महीने में कितनी चीजें खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO जो है इन चीजों की कीमतें चेक करते हैं, इसकी कीमत क्या है। इसके अलावा पिछले साल से इसको कंपेयर किया जाता है, कितने प्रतिशत इसमें जो है चेंजेस देखे गए, इम्प्रूवमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसी तरह ये पूरी जो है रिटेल इन्फ्लेशन कहलाती है। तो अब इसमें मुख्य कारण क्या थे, बढ़ने के कारण क्या थे। सबसे पहला था खाद्य वस्तुओं में गिरावट की रफ्तार धीमी हो रही थी। यानी कि जो खाद्य पदार्थ है जिसमें हम दाल, चावल, हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ होती है, जो खाने पीने की चीजें होती है, उसमें मुद्रास्फीति जो थी नवंबर में
जो है अभी घटकर -3.9% जो है उसे कम होकर -2.71% रह गई है, यानी कि नेगेटिव है। पिछले साल की जो कीमतें हैं वो कम रही हैं। इसके अलावा सब्जियों की कीमत की बात करें, यहाँ पर हम अलग अलग देख रहे हैं, ये खाद्य वस्तुओं की, इसके अलावा सब्जियों की कीमत जो है वो भी कम हो रही है। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हुई। इसके अलावा आरबीआई इसे क्या कहता है कि आरबीआई का जो है मध्यम अवधि का लक्ष्य उन्होंने रखा है 4% जो है इन्फ्लेशन होनी चाहिए मैक्सिमम जो है। इसके अलावा ±2% और 4 इसके बीच ही रहेगी, इसकी छूट दी जाएगी। यानी कि ये जो पूरी हमने इन्फ्लेशन देखी लगातार 11th मंथ में जो है 4% से नीचे रही है। तो इसके अलावा इसलिए महंगाई अभी भी बहुत नियंत्रित है। यानी कि ये आरबीआई के द्वारा कहना है कि हम जो इन्फ्लेशन उसको अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा ये आरबीआई की जो ब्याज दरों को कम करने या कटौती करने के लिए भी कहती है। इसके अलावा अगर हम गांव और सिटी की बात करें, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी, तो ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति जो है वो 0.10% की दर से बढ़ी है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जो 1.40 की % से बढ़ी है। यानी कि ज्यादा देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में महंगाई हमें ज्यादा देखने को मिलती है। बेसिकली वहां पर लोग जो है बहुत ज्यादा काम करने जाते हैं, यानी कि वहां पर लोगों का एक तरह से रोजगार का साधन होता है। तो वहां पर क्या है ना, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो फिर बेसिकली उसके जो प्राइस हाई हो जाते हैं। इसी तरह आम आदमी पर इसका असर क्या पड़ सकता है इन्फ्लेशन बढ़ने का या कम होने का। कुल मिलाकर महंगाई की अगर हम बात करें तो अभी भी कम है, इसलिए रोजमर्रा के जो खर्च है उसमें अचानक कोई बड़ा बोझ नहीं। यानी कि ये जो बेसिकली आम लोगों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा खाद्य कीमतें अभी भी पिछले साल से सस्ती हैं, लेकिन कुछ चीजें जिसमें दाल अंडा मसाले इन सभी में यानी कि रसोई का खर्च जो है वो बढ़ सकता है। यानी कि लगातार अब जो हमें इसके बाद एक बार फिर से जो है महंगाई यानी कि कीमतें बढ़ने को मतलब देखने को मिल सकती है कि वो बढ़ रही हैं, क्योंकि अब जब गवर्नमेंट के द्वारा ये पाया जाता है कि उनका जो ग्रोथ यानी कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें जो उनका टारगेट था उससे भी कम है, यानी कि माइनस में चल रहा है। तो इट मीन्स कि अब गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा बाजार से जो है एक तरह से पैसा निकालने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होगा कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और महंगाई जो है वो देखने को मिल सकती है। इसी तरह ये जो पूरा एक तरह से हम अगर ये देखें ना, ये पूरा मतलब किसके द्वारा ये डेटा जारी किया गया, मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है। तो उसका जो रहेगा वो सीपीआई रहेगा, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो है ये मापा जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी न्यूज क्या नेक्स्ट, ये न्यूज आ रही है जर्मनी इंडिया जर्मनी साइन पैक्ट टू शोर अप डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। यानी कि भारत और जर्मनी ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते पर जो है साइन कर दिए हैं। तो भारत और जर्मनी के लिए एक बहुत ही एक तरह से अच्छी हम शुरुआत मान सकते हैं 2026 की। उन्होंने अभी एक समझौता किया गया है भारत और जर्मनी के द्वारा। तो ये जो है समझौता, ये बेसिकली क्या है, रक्षा औद्योगिक समझौता है। तो दोनों देशों ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किए, जिसके तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या है टेक्नोलॉजी को शेयर करना। यहाँ वहां पर जो है जर्मनी भारत के साथ अपनी डिफेंस को लेकर टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, वहीं पर जो है इंडिया भी जर्मनी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा। इसके अलावा को डेवलपमेंट यानी कि संयुक्त विकास रहेगा, यानी कि दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर ही जो है कंट्रीज अब रक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट करेंगी। यानी कि एक ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अपना ही सोचेगी, दोनों को एक साथ मिलकर ही ये काम करना है। इसके अलावा को प्रोडक्शन संयुक्त उत्पादन रहेगा, यानी कि डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट वगैरह बनाने में जो है दोनों आपस में मिलकर प्रोडक्शन जो है करेंगी, जितना भी जो भी सामान की नीड होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है इस बयान पर, उन्होंने क्या कहा कि ये जो सहयोग है दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे को साझेदारी को दर्शाता है। जर्मनी को रक्षा व्यापार की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उन्होंने थैंक यू भी कहा है हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जर्मन के चांसलर ने क्या कहा कि यह सहयोग जो है वो भारत को रूस पर निर्भरता कम करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो जर्मनी जो है वो भारत की मदद इस वजह से शायद कर रहा है कि भारत जो है अब रूस पर कम डिपेंड हो,
क्योंकि उधर जो है यूएस, उसका भी हम पर प्रेशर है कि आप रूस के साथ जो है, सॉरी उनको यहाँ पर नहीं, हाँ, तो उसका भी जो प्रेशर है कि आप मतलब रूस पर नहीं, आप रूस के साथ व्यापार नहीं करो, तो इसी वजह से ये जर्मनी का कहना है। इसके अलावा समझौते किस क्षेत्र में हुए, टोटल जो है 19 समझौते किए गए हैं भारत और जर्मनी के द्वारा। इसमें 8 काफी इंपॉर्टेंट है और 20 मतलब टोटल 27 जो आउटकम्स हैं देखे गए। 8 इसमें जो स्टेटमेंट यानी कि घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहला जो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स पर दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह में। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस में भी दोनों देशों का सहयोग रहेगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, रीन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हम देखा एम ग्रीन, ठीक है, ये भारत का मिशन है और जर्मनी का है यूनिपर। तो ये दोनों मिलकर इनके बीच ग्रीन अमोनिया का ऑफ टेक समझौता होगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा स्किलिंग रहेगी, जिसमें हायर एजुकेशन रोड मैप, रिन्यूएबल एनर्जी में स्किलिंग के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, ये जो है सेंटर ओपन किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है एजुकेशन दी जा सकती है। और भी जो जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट के लिए जो वीजा फ्री ट्रांजिट की एक सुविधा भी ऑन कर दी, यानी कि घोषणा की है। इसके अलावा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इसके तहत 1.24 एक्स्ट्रा जो बिलियन जो इसके अलावा मतलब जो ये बिलियन यूरो फंडिंग की जाएगी, मतलब 1.24 बिलियन यूरो, क्योंकि जर्मनी की जो करेंसी होगी वो यूरो में व्यापार मतलब किया जाएगा यूरो करेंसी में। इसके अलावा रक्षा से जुड़े और भी समझौते, जिसमें हमारे जो अभी हमारे जर्मनी के साथ कुछ संयुक्त अभ्यास होते हैं, जैसे कि मिलन, इसके अलावा तरंग शक्ति, डीआरडीओ, ओसीसीएआर का सहयोग रहता है। इसके अलावा पनडुब्बी, काउंटर ड्रोन, हेलीकॉप्टर सिस्टम में दोनों कंट्रीज का आपस में जो है इंडिया एंड जर्मनी, तो इनका जो है सहयोग रहता है, ठीक है। तो इसी तरह एक तरह से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में देख सकते हैं कि दोनों देश जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी को लगातार बनाकर रखना चाहते हैं, यानी कि दोनों किसी और देश पर डिपेंड ना होकर, बल्कि भारत के एक तरह से भारत और जर्मनी जो है वो अपना खुद स्वदेशी या फिर एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी साझी करके एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने को डेवलपमेंट का रास्ता ही चुना है, को प्रोडक्शन का रास्ता चुना है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है, सेफ्टी ऑफ विक्टिम्स पैरामाउंट वाइल कंसीडरिंग बेल इन पोक्सो केसेस सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पोक्सो के जो मामले हैं उसमें जमानत पर विचार करते समय पीड़ितों की सुरक्षा सबसे ऊपर रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो एक्ट, हमें पता ही है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसको लेकर जमानत देने के जो नियम हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट आई है कि अगर किसी को जमानत दी जाएगी, जो विक्टिम रहेगा, नहीं सॉरी, जो यहाँ पर अपराधी होगा उसको जमानत इसी बेस पर दी जाएगी कि अगर विक्टिम की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, जो की गई मतलब जो की गई जमानत थी उसको रद्द कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। तो ये मामला उत्तर प्रदेश के जिले का था, जहां पर जो आरोपी था वो नाबालिग लड़की के साथ बार बार हमला कर रहा था, यौन हमला कर रहा था। इसके अलावा उसको धमकी देना, उसके अलावा साथ में उसको ब्लैकमेल करना, उसकी फैमिली वगैरह को नुकसान पहुंचाना, ब्लैकमेल के लिए उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप भी उन पर लगाए गए थे। इसी तरह आरोप जो है भारतीय न्याय संहिता BNS और पोक्सो एक्ट की जो धारा है 5(1), यहाँ पर हम धारा की बात करेंगे, धारा 5(1) और 6, इसके तहत ये आरोप लगाए गए थे, जो कि बहुत ही गंभीर अपराध माने जा रहे हैं। और इसी वजह से जो है यहाँ पर जो आरोपी रहेगा उसमें उम्र कैद या फिर मृत्यु दंड की सजा भी हो सकती है। तो कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा है, साफ साफ कोर्ट ने कह दिया कि पोक्सो मामलों में जमानत देते समय जो पीड़िता है या कोई भी पीड़ित है, अगर लड़का है या लड़की है, तो पीड़ितों की जो सुरक्षा है, इसके अलावा साक्ष्यों से छेड़छाड़ यानी कि जो भी एविडेंस मिले उनके खिलाफ या गवाहों पर दबाव डालने का खतरा बहुत ही बड़ी चिंता है। इसके अलावा मैकेनिकली तरीके से ना तो अस्वीकार की जानी चाहिए और ना ही इसको दिया जाना चाहिए जमानत को।
तो हाई कोर्ट ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता, इसके साथ ही पोक्सो एक्ट की जो सख्त धारा है जिसमें पीड़िता की स्थिति को सही तरह से नहीं ऑब्जर्व किया गया, नहीं देखा गया था, चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। इसके अलावा पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट से ये जो मामला है ये काफी ज्यादा गंभीर बन चुका था। इसी तरह कोर्ट का ये जो अभी फैसला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पोक्सो एक्ट क्या है, तो एक ऐसा एक्ट बनाया गया था जिसमें क्या है, नाबालिगों के साथ जो मान लीजिए कहीं भी घर पर या किसी भी जगह पर, रास्ते में, कहीं किसी वर्क प्लेस पर, कहीं भी जो है किसी इंस्टीट्यूट में उनके साथ अगर कुछ ऐसा यौन उत्पीड़न होता है तो इसके तहत जो है उस व्यक्ति के साथ मतलब उस व्यक्ति के खिलाफ जो है केस दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। हालांकि ऐसे बहुत से केसेस सामने आते रहते हैं पोक्सो एक्ट के तहत, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं। यानी कि अगर किसी ने किसी से रिवेंज भी लेना है तो वो भी उस पर जो है ऐसे पोक्सो के तहत जो है आरोप लगा देते हैं। तो ये इसमें भी बहुत बड़ी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे पहले ध्यान रखा गया वो है पीड़िता की सुरक्षा, यानी कि पीड़िता को जो है कंफर्टेबल फील कराया जाए। यानी कि अगर आप सिर्फ उसी हालत में जो है जो अपराधी है उसको जमानत देंगे अगर वो बाहर निकल कर, जेल से बाहर आकर पीड़िता को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जब कोई व्यक्ति जेल से बाहर आता है तो उसके बाद पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या फिर जेल में रहते ही उसके साथ कुछ ऐसा करवा दिया जाता है जिससे उनके गवाह एविडेंस खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे केसेस जो है देखने को लगातार मिलते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया है जो सभी जो कोर्ट है उस पर लागू होगा। इसके अलावा चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। ये हमारा एडिटोरियल क्या बात करता है, अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन द की टू इंडिया फ्यूचर, यानी कि बच्चों में प्रारंभिक निवेश क्या होगा, भारत के भविष्य की एक कुंजी है। अब देखिए प्रारंभिक निवेश क्या होता है कि बच्चों पर इन्वेस्ट करना या फिर बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना कहीं पर भी। तो बच्चों में जो शुरुआती निवेश करना भारत के भविष्य की कुंजी, यानी कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी इन्वेस्टमेंट करने की आदत पानी चाहिए, इनका ये कहना है। भारत अगर हम देखें तो आर्थिक नेतृत्व की एस्पिरेशंस रखता है, लेकिन अगर हम बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष, जैसे कि शुरू से जब हम देखते हैं कि बच्चा गर्भ में होता है उससे 8 वर्ष तक स्वास्थ्य, पोषण, इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा, भावनात्मक विकास, देखभाल, उन सभी पर मजबूत आधार नहीं रखेंगे तो विकास हमारे लिए इतना संभव नहीं हो पाएगा जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा समस्या कहाँ पर आती है, भारत में ECCD पर विखंडित दृष्टिकोण है, जैसे कि केवल पोषण कार्यक्रम या फिर स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं ही दी जाती हैं। इसके अलावा मध्यम और जो उच्च वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है मोटापे जैसी समस्या, शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक स्क्रीन टाइमिंग उनकी बहुत ज्यादा रहती है, सामाजिक कौशल में यानी कि किसी भी जो सोशल स्किल्स होती है उसमें कमी रहती है, भावनात्मक व्यवहारिक समस्याएं जो है लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा गरीब बच्चों में हम देखते हैं स्टंटिंग, अनीमिया जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये अगर मतलब इनका ये कहना है एडिटोरियल में जो ये हमारे लेखक हैं ये कहते हैं कि अगर मतलब बच्चे जो है वो हमारे देश का भविष्य है, हमें पहले उनको सेव करना होगा। यानी कि अगर हम उनको सेव करेंगे, उन पर इन्वेस्ट करेंगे तभी जाकर हमारा जो आगे भारत जो है विकसित हो पाएगा। इन्होंने समाधान क्या दिया, इन्होंने कहा कि जो ECCD है यानी कि जिसके तहत जो बच्चों के लिए पोषण माह आई थिंक चलाए जाते हैं, हाँ पोषण मंथ होते हैं जो भी हर गांव में, हर क्षेत्र में चलाए जाते हैं, उनमें कुछ सुधार की जरूरत है। गर्भ से लेकर 8 वर्ष तक उनको स्वास्थ्य, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, देखभाल के साथ जोड़ना होगा। हालांकि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा देखा भी जाता है। इसके अलावा ये यूनिवर्सल होना चाहिए, ना कि केवल गरीब बच्चों के लिए। उन्होंने ये चीज कही कि ये सिर्फ गरीबों के लिए ना हो बल्कि अमीर हो चाहे कोई भी हो, सभी के लिए ये यूनिवर्सल नियम होना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न जितने भी मंत्रालय जिसमें हम देखते हैं हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय है, हमारा जो शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, उन सभी के बीच इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है कि समन्वय होना चाहिए। इसे इंटर मिनिस्ट्रियल प्लान या फिर राष्ट्रीय मिशन के रूप में भी लागू कर सकते हैं।
इसके अलावा समाज के द्वारा स्वामित्व वाली जो राज्य समर्थित नागरिक आंदोलन की जरूरत है। तो ऐसा क्या है ना, मतलब ये एक तरह से इन्होंने अपने समाधान रखे हैं। इसके बाद आर्थिक सामाजिक महत्व क्या है इसका, तो जो शुरुआती वर्ष है, प्रारंभिक वर्षों में मतलब क्या होना चाहिए कि बच्चे का जो दिमाग है उसका विकास जो है लगातार तेजी से होना चाहिए, इसलिए निवेश का रिटर्न सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा भारत की युवा आबादी जो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को वास्तविक शक्ति बनना काफी अनिवार्य है। निवेश जो है वो ऑप्शनल नहीं बल्कि आवश्यक होना चाहिए, यानी कि मैंडेटरी होना चाहिए, नहीं तो क्या कहते हैं कि विकास की नींव लगातार कमजोर रहेगी। तो इसी तरह ये बेसिकली एडिटोरियल है कि बच्चों पर किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इसी तरह इन्होंने कहा है कि हमें शुरुआती वर्षों से ही बच्चों पर जो है इन्वेस्ट करने की आदत डालनी होगी। इसके अलावा अब चलते हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, ईरान सेज इट्स फाइटिंग फॉर फ्रंट वॉर एज गवर्नमेंट कॉल्स फॉर नेशनल वाइड रैलीज। ईरान का कहना है कि 4 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है और सरकार ने देशव्यापी रैलियों का आह्वान किया है। तो ईरान ने ये चीज कही है, ठीक है, अपने देश में जो इनके देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 4 मोर्चे इसमें है क्या, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला आर्थिक युद्ध, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे इकोनॉमिक वॉर चल रही है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव वॉरफेयर बन चुका है। इसके साथ ही मिलिट्री वॉर अगेंस्ट यूएस एंड इसराइल, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि 4 मोर्चे तैयार किए गए हैं ईरान के द्वारा। अब देखिए आर्थिक युद्ध क्या है, महंगाई, रियाल की गिरावट, प्रतिबंधों के कारण जो है आर्थिक संकट बढ़ा है। इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या कहता है, एक प्रोपागेंडा के तहत मीडिया के जरिए लोगों को जो है भटकाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भ्रमित करने की ये कोशिश हो रही है, उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा सैन्य युद्ध अमेरिका इसराइल के खिलाफ क्या है, जून 2025 में हमने देखा था ईरान और इसराइल का 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था, 12 डेज का, तो उसमें इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स थी उस पर उन्होंने अटैक किया था, ताकि वो जो है न्यूक्लियर जो अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहे थे, यानी कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह या फिर कुछ भी न्यूक्लियर एनर्जी तैयार कर रहे थे, उसमें आगे ना बढ़ पाए। इसके अलावा वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, यहाँ पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों को आतंकवाद या दंगे के रूप में देखा जा रहा है और इन्हें विदेशी साजिश बता रही है, यानी कि एक तरह से यूएस इजराइल के द्वारा ये पूरा प्री प्लान्ड पूरा बताया जा रहा है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो यूएस और इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए प्रदर्शन की वजह क्या थी, सबसे पहले तो यही था तेहरान का जो वहां पर ग्रैंड मार्केट है उसमें अचानक से रियाल की जो गिरावट देखी गई, वहां से आर्थिक संकट शुरू हुए, जल्दी पूरे देश में फैल गए। फिर लोग जो है वो अपने सर्वोच्च नेता जो अयतुल्ला अली खामेनेई है उनके खिलाफ हो गए। इसके अलावा उन्होंने रेजा पहलवी की जो सत्ता है उसको वापस लेने की बात कही, जो कि वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करना चाहते हैं। बेसिकली वहां पर जो है अभी इस्लामिक जो वहां पर कानून चलता है ईरान में, तो अब जो महिलाएं हैं या फिर वहां की जो जनता है वो अब ये सब कुछ खत्म करके वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ना चाहती है, या फिर वो एक तरह से कहते हैं कि हम पर एक तरह से डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि हम जो तानाशाह को अपना जो है सर्वोच्च नेता नहीं बनाएंगे, किसी भी तानाशाह को। इसी वजह से वो अब सत्ता पलटना चाहते हैं लोग वहां के। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, सरकार ने इन रैलियों को बंद करने के लिए काफी मतलब इन्होंने आगे से भी एक तरह से अटैक किए हैं। राष्ट्रपति जो वहां के मौजूद वो खुद रैली में शामिल हुए। इसके अलावा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने इसे अमेरिकी राजनेता के लिए चेतावनी बताया, अमेरिका के लिए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारे ईरान में हमारे बीच में आता है, घुसता है, तो हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हम अमेरिका से बदला लेने की उन्होंने कसम खा ली है आयतुल्ला खामेनेई ने। तो इसी तरह अगर हम देखें पूरे इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो यूएस है हमने अभी देखा उसने उसका अभी ध्यान जो था वेनेजुएला की तरफ था। उसने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, तो उनको जो है गिरफ्तार करवा दिया है, उनको अब न्यूयॉर्क लेकर चले गए। इसके साथ ही उन्होंने जो है कोलंबिया को भी धमकी दी है, कोलंबिया के साथ उन्होंने क्यूबा, अब जो है हम बात करें ना क्यूबा, इसके अलावा जो अभी जो ग्रीनलैंड है डेनमार्क का, उसको खरीदने की बात कर रहे हैं। तो यूएस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम जो है ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, ठीक है। तो डेनमार्क उसको बेचना नहीं चाहता, तो बेसिकली डेनमार्क और जो ग्रीनलैंड यूएस उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही
अगर हम बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला को निशाना बनाना नहीं बल्कि उनके जो तेल भंडार हैं, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तेल भंडार जो है वो वेनेजुएला के क्षेत्र में है। और अगर वेनेजुएला को यूएस के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है तो यूएस के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। उसको ये जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज है, जो अब ग्लोबल साउथ, उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, स्पेशली रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, जो कि वो चीन से खरीदता है। और चीन ने अभी हाल ही में एक एलिमेंट पर जो है बैन लगा दिया है। तो जिसके कारण क्या है, अब अमेरिका अपना पूरा रास्ता साफ करना चाहता है, यानी कि चीन के बिल्कुल अगेंस्ट होना चाहता है, उससे अपने पूरे जो रेयर अर्थ एलिमेंट के संबंध खत्म करके, यानी कि व्यापार खत्म करके अपना अलग से एक व्यापार चलाना चाहता है। तो अब जो ग्रीनलैंड है, ऐसा कहा जा रहा है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। इसी वजह से ट्रंप अब जो है ग्रीनलैंड के पीछे पड़े। पहले उन्होंने तेल भंडार को कैप्चर किया वेनेजुएला में। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिसमें हम ईरान की बात करें, ईरान को वो अपने एक कंपिटिटर के रूप में देखते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपीट कर सकता है ईरान उसे, या फिर ईरान से उसे किसी प्रकार का खतरा है। तो इसी वजह से अब वो इजराइल के साथ स्ट्रेटेजी बनाकर जो है ईरान को खत्म करना चाहते हैं। इसी वजह से दूसरी बात यह कि ईरान में अभी तक कोई भी यूएस का मिलिट्री बेस नहीं है, यानी कि वहां की उसे पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रही है। तो इसी वजह से क्या है कि अब जो है ईरान, यानी कि ईरान को एक तरह से अब टारगेट करने की कोशिश की जाए, लेकिन ईरान यहाँ पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसने साफ साफ ये कह दिया कि अगर अमेरिका कुछ भी ऐसा करता है, हम पर डायरेक्टली अटैक करता है या फिर हमारी जनता को और भड़काने की कोशिश करेगा, तो हम जो है इसका बदला जरूर लेंगे। तो ये अभी दोनों मतलब जो वहां के जितने भी मंत्री, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू सेशन। लेकिन हमने कल आपके मतलब हम आज लेकर आए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज द ओनली यूएस कंपनी दैट इज लाइसेंस टू ऑपरेट इन वेनेजुएला, यानी कि किस यूएस कंपनी के पास सिर्फ एक लाइसेंस है वेनेजुएला को चलाने का, यानी कि वेनेजुएला को ऑपरेट कर सकते हैं। तो 4 कंपनीज हैं यहाँ पर, कॉनोको फिलिप्स, शेल, शेवरॉन, इसके अलावा एक्सोर मोबिल। तो आपने बताना है इसका जो सही ऑप्शन क्या है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो अभी वेनेजुएला को पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। इसका आंसर आप जो है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे हम अपने कल के द हिंदू सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।